हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि कोरोना महामारी के चलते आपकी जो क्लासें हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, इसी को दृष्टिगत रखते हुए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया है। तो इसी के अंतर्गत आज अपन केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो चैप्टर है वो इजी वे में अपन पढ़ते चले जाएंगे। आज अपन अभिक्रिया की बल गतिकी क्या होती है, बल गतिकी के आधार पर अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। रासायनिक बल गतिकी। मार्क्स की अगर बात करें तो एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल प्रश्न और एक जो प्रश्न है वो 1+1 में डिवाइड होगा। तो कुल मिलाकर ये 4 नंबर का आपका चैप्टर हो गया। सबसे पहले अपन रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा की बात करते हैं कि रासायनिक बल गतिकी होती क्या है। तो रासायनिक बल गतिकी, देखो बल गतिकी डायनेमिक्स के नाम से ही, काइनेटिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वेग की बात करने वाले हैं। तो अपन रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे, इस वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी बात करेंगे और कैसे एक रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि संपन्न होती है उन सब की अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन बल गतिकी कहते हैं। अब देखो अभिक्रिया वेग की बात कर रहे हैं तो समय के साथ अभिक्रिया है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी क्रिया कारक वो उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो इस वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहली अगर अपन बात करें तो इसमें अति मंद अभिक्रिया आती है, अति
मंद अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में कई दिन, महीने या वर्ष लग जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? अति मंद अभिक्रियाएं। यानी बहुत ही धीमी गति से ये रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में कई दिन, माह या वर्ष लग जाते हैं, उन्हें अतिमंद रिएक्शन कहा जाता है। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका उदाहरण है, यानी लोहे पर जंग लगना। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होगा? जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है। यह जो प्रक्रम है वो धीरे धीरे संपन्न होता है। लोहा है वो जल के संपर्क में आएगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, फिर उससे क्या होगी? जंग का निर्माण होगा। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? एक अतिमंद अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। सेकेंड अगर रिएक्शन की अगर बात करें तो वो होती है अति तीव्र अभिक्रिया। कौन सी? तीव्र अभिक्रिया। ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती, उसे तीव्र अभिक्रियाएं कहा जाता है। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो इसका उदाहरण आपके पास होगा, जितनी भी आपकी आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होंगी? तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण होंगी। आयनिक अभिक्रिया जैसे आपके पास कोई एसिड है, जैसे HCl, वो एक बेस NaOH से अगर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। यहाँ पर आपका NaCl लवण बन गया और ये जल का अणु क्या हो गया? बाहर निकल गया, प्लस ऊष्मावेश में निकलती है। तो ये अम्ल और क्षार की जो क्रिया है, अम्ल और क्षार दोनों ही आयनिक यौगिक हैं। तो जो आयनिक यौगिक हैं उनसे संपन्न होने वाली जो अभिक्रियाएं है वो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, यानी पलट झपकते ही संपन्न हो जाती है। तो इसका अपन बल गतिकी में अध्ययन नहीं कर सकते, सामान्यतः नहीं किया जाता है। जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं उनका भी इसके द्वारा अध्ययन नहीं किया जाता है। तीसरी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो मध्यम गति अभिक्रियाएं होती है। मध्यम गति अभिक्रियाएं, मध्यम अभिक्रियाएं वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार बट रहे हैं। कोई तीव्र गति से संपन्न होगी, कोई मंद गति से संपन्न होगी। ये मध्यम वेग से संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो न तो अत्यंत तीव्र गति से
अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है। उन्हें मध्यम गति अभिक्रियाएं या मध्यम अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो इसका उदाहरण होगा जो आपकी आणविक अभिक्रियाएं हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, वो इसका उदाहरण। इसका एक उदाहरण भी अपन लिख लें, जैसे H2 प्लस Cl2 लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी 2HCl का निर्माण। तो ये अभिक्रियाएं किसका उदाहरण होंगी? मध्यम अभिक्रियाएं का। मॉडरेट रिएक्शन होती है, ये फास्ट रिएक्शन हो, ये क्या होगी? वेरी स्लो रिएक्शन होंगी। इस प्रकार से अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की हो गई। अब अपन इस रासायनिक बल गतिकी में जो मध्यम गति अभिक्रियाएं हैं, मध्यम वेग अभिक्रियाएं हैं, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो आगे वाली लाइन में आप डैश डाल के लिखिएगा, डैश डाल के लिखो रासायनिक बल गतिकी में मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो अब अपन अभिक्रिया वेग की बात करते हैं कि वेग एक्चुअल में होता क्या है। वेग देखो क्या होता है, समय के साथ विस्थापन जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? वेग। इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा जो तय विस्थापन है वही क्या कहलाता है? व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय विस्थापन ही क्या कहलाता है? उस वस्तु का वेग कहलाता है। यहाँ पर अपन अभिक्रिया वेग की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? अभिक्रिया वेग। तो ऐसे तो है नहीं कि अभिक्रिया यहाँ से चलकर वहां चली जाएगी। अभिक्रिया में होता क्या है? कुछ क्रियाकारक होते हैं जो किसमें कन्वर्ट होते रहते हैं? उत्पाद में। क्रियाकारक समय के साथ किसमें परिवर्तित होते रहते हैं? उत्पाद में। तो क्रियाकारक या उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलेंगे अपन? अभिक्रिया वेग। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया वेग। क्रियाकारक या उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग की परिभाषा लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक या उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? क्रियाकारक या उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया वेग। आप देखो जो वेग होता है वेलोसिटी उसको v से
नोटेट करते हैं? तो यहाँ पर अपन अभिक्रिया वेग को किससे नोटेट करते हैं? आर से। रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन को किससे? आर से नोटेट करेंगे। अब आर होता क्या है? देखो, ये कोई रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। यहां पर सांद्रता टर्म जो भी होगी उसको अपन वर्गाकार कोष्टक में लिखेंगे। यानी ये आर क्या है? क्रिया कारक। आर क्या है यहाँ पर? क्रिया कारक या अभिकारक। और पी क्या है अपने पास? उत्पाद। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं ऐसे अगर लिख दूं तो ये आर कोष्टक में लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? ये क्रिया कारक की सांद्रता है भाई। क्या है? क्रिया कारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्रिया कारक की सांद्रता हो गई। और ऐसे मैंने पी को वर्गाकार कोष्टक में लिख दिया तो ये क्या होगी? उत्पाद की सांद्रता। ये उत्पाद की सांद्रता हो गई। क्रिया कारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता मेरे पास है, यानी क्रिया कारक से क्या बन रहा है? इसमें उत्पाद बन रहा है। तो देखो यहां पर अभिक्रिया वेग कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? कैसे? देखो आपके पास किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग लिखूं मैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा अभिक्रिया वेग आर बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ये जनरल सूचना हो गई भाई। अभिक्रिया वेग के बारे में जनरल सूचना अपन ने लिखी। अब ये अभिक्रिया वेग क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन किया जा सकता है और उत्पाद के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर अपन क्रिया कारक के संदर्भ में लिखना चाहे तो अभिक्रिया वेग क्रिया कारक के संदर्भ में क्या हो जाएगा? अभिक्रिया वेग आर ही है ये। अभिक्रिया वेग क्रिया कारकों की सांद्रता या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ऐसे अपन अभिक्रिया वेग को डिफाइन करेंगे। क्रिया कारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो अभिक्रिया वेग को अपन आर से दर्शा रहे हैं भाई। तो देखो किसी की सांद्रता में वृद्धि होगी, किसी की सांद्रता में समय के साथ कमी होगी। इसके लिए अपन ने प्लस माइनस साइन लगा दिया। अब जो सांद्रता टर्म है उसको मैं सी से दर्शा रहा हूं। ये आपका डेल्टा सी क्या हुआ? सांद्रता में हुआ परिवर्तन। अब ये जो समय है इसको मैंने किससे दर्शा दिया? डेल्टा टी से। तो ये अपना क्या हो गया? अभिक्रिया वेग हो गया। आर बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो गया? अभिक्रिया वेग हो गया। यहां से अपन अभिक्रिया वेग की इकाई देखेंगे कि क्या होगी। अभिक्रिया वेग की इकाई देखो सांद्रता है, सांद्रता की इकाई क्या होगी? मोलेरिटी होगी। और ये नीचे समय है तो इसकी इकाई क्या होगी? सेकेंड। तो अभिक्रिया वेग की इकाई लिखे एक बार। अभिक्रिया वेग की इकाई आर बराबर क्या हो गया? देखो सांद्रता बटा समय। अरे क्या है? सांद्रता बटा समय। अब सांद्रता को किसमें दर्शाएंगे? मोलेरिटी से। और ये समय को किससे? सेकेंड से। तो ये नीचे है तो सेकेंड इनवर्स लगा दिया। या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इकाई हो गई। अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी? मोलेरिटी सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेता है अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी, या अभिक्रिया वेग आपसे गणना करवाएगा तो उस स्थिति में आपको इकाई लिखनी पड़ेगी। क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रश्न के हिसाब से ये मिनट इनवर्स भी हो सकता है, जैसे प्रश्न में दे वैसे उस हिसाब से। तो अब अपन
ये देखेंगे कि क्रिया कारक की सांद्रता में कैसे परिवर्तन होता है, उत्पाद की सांद्रता में कैसे परिवर्तन होता है समय के साथ। देखो समय के साथ जो क्रिया कारक है वो किस में परिवर्तित होते जाते हैं, उत्पाद में। समय के साथ जो क्रिया कारक है वो किस में परिवर्तित होते जाते हैं, उत्पाद में। तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्रिया कारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी। समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये जो वेग है वो दो प्रकार से यहाँ पर देखा जाएगा। एक तो कौन सा वेग होगा, अभिक्रिया का औसत वेग होगा। कौन सा होगा, औसत वेग। और एक कौन सा होगा, तात्क्षणिक वेग। तो पहले अपन अभिक्रिया वेग में औसत अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया का औसत वेग, इसकी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। बात समझे कि नहीं समझे, एवरेज रेट। औसत वेग में देखो क्या होगा, जैसे आपके पास क्रिया कारक है, ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट। आप समझ में आ गई। अब t बराबर 0 समय पर अगर बात करें, ये जो क्रिया कारक है इसकी सांद्रता मेरे पास क्या है, मैं इसको मान लेता हूं R1, या इसको मैं C1 से नोटेट कर देता हूं। क्या है, C1। t बराबर 0 समय पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या है, C1, और इस उत्पाद की सांद्रता क्या है, 0 होगी। इसकी तो कंफर्म है, क्योंकि अभिक्रिया जब शुरू ही नहीं होती है तो उसी स्थिति में प्रोडक्ट कहां पर बनेगा, तो इसकी सांद्रता क्या हो गई, 0 हो गई। अब t समय पर अगर बात करें तो t समय पर क्या होगा, कुछ क्रिया कारक वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो t समय पर ये जो क्रिया कारक है इसकी सांद्रता मेरे पास क्या हो जाती है, मान लीजिए C2। क्या हो गई, C2, और इसकी सांद्रता क्या हो गई, C3। ऐसे आपने मान लिया। माना कि नहीं माना, एक बार थोड़ा सा सोचो। t बराबर 0 समय की अगर बात करें तो उसमें सारी की सारी सांद्रता रिएक्टेंट्स की वजह से होगी, प्रोडक्ट की सांद्रता नहीं होगी, और होगी कि नहीं होगी। अब t बराबर t समय की अगर बात कर ले तो उसमें ये जो सांद्रता है क्रिया कारक की वो धीरे धीरे घटेगी, और घटकर अपन ने मान लिया कि कितनी हो गई, C2 हो गई। कितनी हो गई, C2 हो गई, और इसकी सांद्रता क्या हो गई, C3 हो गई। आ गई कि नहीं आई बात समझ में।